ओके, तो अब हम मूव करते हैं आगे। हमने देख लिया मैनेजमेंट की स्किल के अंदर, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले बैरियर टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम को वेस्ट करने वाली गलतियां कौन सी हैं। सबसे बहुत ज्यादा सोचते रहना, ख्याली महल तामीर करना, प्रोक्रास्टिनेशन, लोगों को डेलीगेट ना करना, सारा काम अपने पास रख लेना, मिसमैनेजिंग पेपर वर्क, आपकी फाइलें प्रॉपरली अरेंज नहीं होती, मैनेज नहीं होती, आपको कोई वर्क का ढूंढना है, पेज ढूंढना है, 10 मिनट लग जाएंगे। इस तरह अननेसेसरी मीटिंग्स वगैरह में जाना या प्रायोरिटी सेट ना कर पाना, ये वो गलतियां हैं। तो इन गलतियों को सुधार लेंगे तो हमारा टाइम मैनेज हो जाएगा। नीचे ये वही गलतियों को सुधारने की बात की गई, आप उन्हीं को उल्टा करके लिख देंगे, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। वैसे इनको पढ़ लीजिएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट सिंगल लाइन है कि मैनेजमेंट को आना चाहिए। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में हमने कहा कि भाई मैनेजमेंट को है उसको चाहिए कि नए आइडियाज ले, नई मार्केट ढूंढे, नई प्रोडक्ट निकाले, ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सके। कम्युनिकेशन के अंदर हमने पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन थोड़े से इंपॉर्टेंट थे शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में 4 प्रोसीजर है हमारे पास जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। 4 टेक्निक है, एक लिसनिंग है, एक ऑब्जर्वेशन है, एक इंटरव्यूज है और एक क्वेश्चनियर है। 4 टेक्निक है जिनसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ले लेती है। मुझे बताएं कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है। सर वो उसके सर वो उसके ऑब्जेक्टिव्स में हेल्पफुल होगी जब उसने ऑब्जेक्टिव आगे जाके अचीव करने हैं। शाबाश, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन चाहिए क्यों, ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेगी, डिसीजन मेकिंग से। तो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं है मैनेजमेंट के पास कि हमारी एक प्रोडक्ट अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, वो उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकती है। तो लिहाजा इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर हमने क्वेश्चनियर वगैरह के ऊपर पढ़ा, निगोशिएशन पढ़ा, कोचिंग और मेंटोरिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज आए, आपकी शुरू ऑर्गेनाइजेशन थी सारी जो है मैनुअल वर्क कर रही थी, ये 1980s में बने, आज है 2020। क्या आज ये ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही एफिशिएंट है जितनी 1980 में थी? मैनुअल काम चल रहा है सारा। सर तब भी मैनुअल चल रहा था, आज भी मैनुअल चल रहा है। आज भी मैनुअल ही चल रहा है। तो क्या आज जो साथ उसके कंपेटिटर थे उतनी ही एफिशिएंट चल रही है उनके मुकाबले में, या नहीं नहीं स्लो हो सर। गई? स्लो हो गई ना, शाबाश, स्लो हो गई। तो मतलब क्या है कि इसको भी आईटी पे आना चाहिए। यस सर। जिस तरह हमारी सरकारी खातों में बाबे बैठे हैं 50-50 साल पुराने, 40-40 साल पुराने, क्या उनको कंप्यूटर चलाना आता है? सर नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। उनको वो बटन भी नहीं समझ आते कि क्या लिखा हुआ है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 तरीकाकार है, एक तो यह है कि इन सारे पुराने एम्प्लॉयज को निकाल के न्यू एम्प्लॉयज भर्ती कर लें, ऐसा है, जिनको कंप्यूटर आता हो, ऐसा है ना। यस सर। लेकिन क्या ये अच्छा तरीका है, पॉसिबल है ये? सर एकदम पॉसिबल नहीं है, आहिस्ता पॉसिबल आहिस्ता कर नहीं सकते है। हो। तो दूसरा तरीका ये है कि मैनेजमेंट इन्हीं को ही ट्रेन कर दे, यस सर। ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। जब वो एफिशिएंट हो जाएंगे तो मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, और यही प्रॉफिट ही तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो लिहाजा जो यस सर। इंडिविजुअल हैं उनकी डेवलपमेंट भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सही। कि वो वक्त के साथ साथ एफिशिएंट होते रहे। तो इसके लिए 2 टेक्निक यूज होती है, एक होती है कोचिंग, एक होती है मेंटोरिंग। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर ला रहे हैं और आपने तमाम एम्प्लॉयज को कंप्यूटर सिखाना है। आप यहाँ यस पर सर। मेरे पास आके बैठे हो, मैं आपकी कोचिंग कर रहा हूँ। क्यों? मैं आपको जस्ट बीएमबीएस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं मेंटोरिंग भी यस साथ सर। साथ करता हूँ आपको, क्या कहते हैं, सिलाई बातें भी बताता हूँ, मोटिवेशनल बातें भी करता हूँ। तो खैर मैं मेंटोरिंग में आता हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको स्पेसिफिक बीएम पढ़ाऊंगा तो ये मेंटोरिंग नहीं कहलाएगी, ये कोचिंग कहलाएगी। कोचिंग का पर्पस क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक स्किल या नॉलेज को इंप्रूव करना। और मेंटोरिंग का पर्पस क्या होता है? कि एज ए होल इंडिविजुअल को इंप्रूव करना। मतलब आप देखते होंगे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहां पे कभी वो जाहिद कवि को बुला लेते हैं, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कभी उनका सेशन हो रहा होता है, कभी मौलाना तारिक जमील साहब का हो रहा होता है, कभी वो मुस्तफाई साहब हैं उनका हो रहा होता है, ऐसा हो रहा होता है ना, यस सर। ऑफिस वाले कराते हैं। तो क्या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक, जी बेटा, सर वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो भी या ना भी हो उसमें दोनों शामिल हो जाते हैं। क्या बेटा? मतलब कि सर अगर वो एक स्किल सिखा रहे हैं अपने मतलब जो भी हैं उनके वो एम्प्लॉई हैं,
तो स्किल्स के अलावा भी अगर वो उनकी मतलब दीनी लिहाज से या उनकी कोई भी मामलात में हेल्प कर रहे हैं वो मेंटोरिंग में आ जाएगा। वो मेंटोरिंग में आ जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई मौलाना तारिक जमील साहब जाके कौन सा उनको, या मुस्तफाई साहब जाके कौन सा उनको मशीन के पुर्जे सही तरीके से फिट करके ग्रीस लगा के फिट करना सिखाते हैं। ठीक है सर। हाँ ना, कौन से वो बॉल बेरिंग सेट करके, भाई वो उनको एज अ होल इंप्रूव करते हैं, उनकी इस्लाह करते हैं, उनका थोड़ा माइंड जो है वो चेंज करते हैं, उनकी स्ट्रेस रिड्यूस हो जाती है, उनको मोटिवेट करते हैं, हलाल की कमाई की तलकीन करते हैं, हराम से बचने का कहते हैं, ताकि वो लोग एक तो नमक हलाल रहें, जो कि हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा इशू है। यस सर। मैं कल लॉ पढ़ाते हुए मैंने बात की थी ना कि हम ना पीटीआई के हैं, थोड़े से थोड़े वो हैं, तो हम में सबसे ज्यादा मुनाफिक पाए जाते हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए अब अच्छा मुझे ये बताएं कि मैनेजमेंट को क्या पड़ी है कि वो आपकी दीनी इस्लाह करने लग जाए, उसको कौन सा दो नफली का सवाब है? सर कल को वो चीज उसी के लिए बेनिफिशियल होगी। ये चीज बिजनेस में सिर्फ बेनिफिट चलता है, तो लिहाजा एक शख्स अगर बेईमान बन जाता है तो उसका नुकसान बिजनेस को हो रहा है ना, तो कोशिश करेंगे इसे ईमानदारी बना के रखो, जी इसे नमाज पे जी लगा के रखो। तो लिहाजा बिजनेस में पहली चीज ये कि भाई कोई इंसानियत नहीं है, आपने अपना फायदा देखना है, उसके लिए आप अगले को अबू बोल दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, आप आर्टिकल में शिप में जाएंगे, देखें बेटा रोज अबू बनेंगे, रोज ही गधे बनेंगे। तो खैर, तो कोचिंग से मुराद एक ऐसी टेक्निक है मैनेजमेंट की, एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए वो अपने एम्प्लॉयज की किसी स्पेसिफिक स्किल को इंप्रूव करती है। जबकि मेंटोरिंग क्या है, ये एज अ होल इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए एक टेक्निक यूज होती है। कोचिंग में जो नॉर्मली होता है, क्या होता है कि भैया एक क्लास होती है, उसको प्लान किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो होती हैं उनको अवेल किया जाता है। जबकि मेंटोरिंग में क्या होता है कि एक मेजॉरिटी के तौर के ऊपर एक इंडिपेंडेंट शख्स होता है, जो कि एक क्रेडिबल शख्स भी होता है और रोल मॉडल भी होता है लोगों का, वो इस काम के लिए जरूरी होता है या वो ये काम परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक हो गया? यस सर। तो आप जरा ये कोचिंग और मेंटोरिंग पढ़ें, आपको समझ आती हैं दोनों चीजें? जो मैंने बताया है वैसी ही है या कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस है? पढ़ें इसको जरा। हाँ जी बेटा जी। लाइन है ना, ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, कौन सी ट्रस्टेड बेटा? एडवाइजर या मेंटोरिंग की फर्स्ट लाइन सर। इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ट्रस्टेड एडवाइजर। ट्रस्टेड, एक शख्स ट्रस्टेड कब होता है? मतलब मुझे एक बात बताएं, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, आपका मैनेजर आपको कहता है कि यार अवाब आप बहुत ही अच्छे शख्स हो, या कमर आप बहुत ही अच्छे शख्स हो, आपके जहन में पहला ख्याल क्या होगा? मतलब उससे आज से पहला ख्याल क्या आएगा कि समझ पुत्र कम दस मक्खन डाला? सही बात हाँ ऐसा है बिल्कुल ना, सही है। पुत्र कम 10 कम सही किया। ठीक जिस है तरह सर। छोटी बहन आके आपको कहे भैया आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो, और अच्छा कितने पैसे चाहिए? 10। यस तो बेटा देखो, एक शख्स के लिए ट्रस्टेड होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए इंडिपेंडेंट होना, कि उस शख्स का आपके साथ कोई बेनिफिट ना हो। अगर एक ऐसा शख्स जिसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है वो आपको अच्छी बात करता है, तो वो एक ट्रस्टेड शख्स है, आप उसकी बात मानेंगे। लेकिन जिसका आपके साथ फायदा है, अगर वो कोई आपको अच्छी बात कहता भी, तो आप कहेंगे कि भाई इसका अपना मतलब है। तो लिहाजा मेंटोरिंग के लिए नॉर्मली एक इंडिपेंडेंट ट्रस्टेड एडवाइजर जो है वो रखा जाता है। मतलब क्या होता है कि किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ इनके कंट्रैक्ट होते हैं बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन के, कि हमारे हर महीने एक सेशन करना है आपने आके। ओके हो गया सर, ठीक ठीक हो हो गया, गया ना? तो ये होता है ट्रस्टेड एडवाइजर का कंसेप्ट। ठीक हो गया, थैंक यू सर, समझ आ गया। ओके,
तो ये सारा टेक्निक्स वगैरह चलिए सेकंड टेक्निक में लिखा हुआ है एनकरेजिंग एंड न्यूट्रिंग द नर्चरिंग द मेंटिटी मतलब नर्चरिंग का बेटा मतलब ये होता है कि किसी शख्स को फल फूल लगाना, मतलब जरखेज करना, उसको, उसके दिमाग को, उसके जो विजन है उसको ब्रॉड करना। मतलब जिस शख्स जो स्ट्रेस में मुसलसल फंसा रहता है ना, उसका दिमाग भर जाता है, बाकी नए आइडियाज उसमें आप बता नहीं सकते। एक स्ट्रेस्ड शख्स को अपनी बात समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करते हैं कि इसका दिमाग जो है वो जरखेज रहे, ताकि नए नए आइडियाज जो हैं वो इसके जहन में जाते रहें, उनको एक्सेप्ट करें। ठीक हो गया? चलें जी, मूव करते हैं आगे। ये हमारी स्किल थी मैनेजमेंट की। लीडरशिप ये छोड़ दें, ये लीडरशिप के चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ लेंगे, वहां पे भी ऐसी एज इट इज डिस्कस होंगी जो यहाँ पे हो रही हैं। 14 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके बेटा, बात ये हुई कि हमने कहा ऑनर को कि आप मैनेजमेंट को लेने जा रहे हो, ठीक है, यही बात हुई थी ना, मैनेजमेंट को हायर करने जा रहे थे वो। ऑनर को हमने कहा कि आप मैनेजमेंट लेके आओ, वो बेचारा मैनेजमेंट लेके आया और हमारे सामने बिठा दी। मैनेजमेंट को कहता है काम करो, मैनेजमेंट कहती है जी खैर है, खुदा का खौफ करो, ठीक है हम काम करते हैं। हमने ओनर को कहा कि नहीं, रुक जाओ। देखो, काम करने के दो तरीके हैं, हमारे यहाँ भी काम करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है अन्नेवा, एक होता है सोच समझ के, ऐसा है ना। तो लिहाजा किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि भाई शुरू कर दो, देखी जाएगी। एक तरीका ये होता है कि प्रॉपर बैठ के उसको प्लान करो और उस हिसाब से काम करो, ऐसा है ना। यस सर। एक तरीका तो ये है कि आपको क्या कहते हैं, एक बिरयानी बनाने का कहा गया, आपने जनाब जी चुपके से गए, एक डब्बा लिया बिरयानी मसाले का, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट देखे और सारा कुछ डाला, हांडी में दम दे के खड़ा कर दिया कि लो जी बिरयानी तैयार है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि भैया आप बैठ के प्लान करें कि आपको इसमें कितना मसाला चाहिए, कितना कितना टाइम आपने किसको पकाना है, कब आपने पानी डालना है, कब आपने दम देना है। एट द एंड चावल तो दोनों में तैयार हो जाएंगे, ऐसे ना बेटा। यस सर। चावल तो दोनों केसेस में तैयार हो जाएंगे, लेकिन क्या इनकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटी एक होगी? नो सर। क्या इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी एक होगी? नहीं सर। लिहाजा ये काम हुआ है जो प्रॉपर प्लानिंग से, इसको कहते हैं साइंसदानों वाला काम। साइंस नहीं, साइंसदान। और ये काम जो है ये हमारे वाला काम हुआ है, जिसको कहते हैं हम जुगाड़। तो हमने ऑनर को कहा कि देखो बेटा, आप काम पे लगा दोगे, मैनेजमेंट भी काम शुरू कर देगी, लेकिन एट द एंड काम के अंदर एफिशिएंसी नहीं रहेगी, ऐसा है। एक काम एफिशिएंट नहीं है तो मतलब वो प्रॉफिट कम कमा रहा है, ये भी ठीक है। बिल्कुल। मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट कम है तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा, ऐसे ही है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव हो रहा, तो फिर मैनेजमेंट को पैसे खाक छानने के लिए दिए जा रहे हैं, दिए किस लिए जा रहे हैं? तो लिहाजा फिर तो कोई फायदा ही ना हुआ। तो लिहाजा अब हम ऑनर को बताएंगे कि देखो, काम पे लगा तो रहे हो, लेकिन काम करने की एक पूरी साइंस होती है। आपको समझ आनी चाहिए कि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करो। आप 10 बंदे ले आए हो, ठीक है, यहां पे आपके पास एक कमीज है, एक शर्ट है, जिसको आपने स्टिच करके सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक तरीका तो यह है कि हर बंदे को कहो कि भाई जाओ, चलो शुरू हो जाओ, कपड़ा उठाओ और शर्टें बनाओ। हर कोई बनाना शुरू हो जाएगा, कोई कैसे बनाएगा, कोई कैसे बनाएगा। इन 10 लोगों की क्या स्किल और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस सेम होगी? और क्या ये सारे लोग हर पार्ट में, शर्ट के हर पार्ट में इक्वली एफिशिएंट होंगे? नो सर। नहीं होगा, हर बंदा डिफरेंट होगा। कोई कॉलर बनाने में अच्छा होगा, कोई स्टिचिंग करने में अच्छा होगा, कोई प्रेसिंग करने में अच्छा होगा, ऐसा है ना। यस सर। तो हम कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा ना करो, बल्कि आप ऐसा करो, इस शर्ट्स को पार्ट्स में डिवाइड कर दो और देखो कि भाई किस तरीके से। इस शर्ट को सीने के दो तरीके हैं।
एक तरीका तो हमारे सामने ये है कि पूरी पूरी शर्ट एक बंदे को दे दी जाए और उसे कहा जाए कि भाई तुम सियो पूरी शर्ट ही, ऐसा है ना। जी सर। 10 लोग 10 शर्टें सिए। दूसरा तरीका ये है कि इस शर्ट को हम 10 हिस्सों में कर देते हैं कि कॉलर एक और बंदा लगाएगा, पॉकेट से एक और बंदा लगाएगा, स्टिचिंग एक और बंदा करेगा, उसके जो रिबन वगैरह है वो और बंदा लगाएगा, बैज वगैरह और बंदा लगाएगा, प्रेसिंग और करेगा, पैकेजिंग और करेगा और डिलीवरी और करेगा। तो हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। यस सर। अब एक शख्स को अगर हम कहते हैं कि भाई आप पूरी शर्ट सियो, तो जाहिर सी बात है कॉलर सीने के बाद उसकी अगर वो पॉकेट लगाएगा तो अब तरतीब चेंज हो जाएगी। मतलब जो कॉलर की तरतीब है वो पॉकेट की तो नहीं है ना, तो लिहाजा पॉकेट पे आके उसको थोड़ा सा टाइम मजीद कंज्यूम होगा समझने में कि भाई इसको कैसे करना है। इसी तरह जब वो फुल स्टिचिंग पे जाएगा तो मतलब हर स्टेज पे उसको डिफरेंट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, तो वो स्लो हो जाएगा जब भी नई टेक्निक पे शिफ्ट होगा। कॉलर से पॉकेट पे शिफ्ट होगा, नई टेक्निक पे आ जाएगा ना, ऐसा है ना। जिस तरह हम बीएम पढ़ रहे हैं, हम पूरा घंटा बीएम का लेक्चर लें, पहले 15 मिनट तो हम स्लो स्लो रहते हैं, नहीं समझ आता, एंड पे हम अंग्रेज बने होते हैं, ऐसा ही है। यस सर। बीएम खत्म हो, अगली क्लास ही लॉ की हो, तो क्या आप उतने ही एफिशिएंट होंगे जितने बीएम के लास्ट 10 मिनट में थे? नहीं सर, मैं नहीं दोबारा। होगा, आपको दोबारा से अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि लॉ आपको आता नहीं है या आपने पहले कोई लेक्चर नहीं लिया, लिया होगा, पता होगा। सेम इस तरह जब किसी शख्स को पूरी कमीज या शर्ट सीने के लिए दी जाएगी तो जब वो कॉलर से पॉकेट पे आएगा वो स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर एक शख्स को हम कहते हैं कि तुम सिर्फ कॉलर सी, तो पहले वो कॉलर 1 मिनट में सिएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एफिशिएंट होता जाएगा और वो 10 सेकंड के अंदर एक कॉलर दे मारेगा साइड पे, वजह क्या, सिर्फ कॉलर ही सी रहा है ना ऐसे। जी सर। तो ये ज्यादा एफिशिएंट तरीका नहीं है, स्पेशलाइज्ड हो गया वो बंदा। जी सर, एक तो खास स्किल लिहाजा में। बिल्कुल हमने कहा ऑनर को कि सबसे पहले आप काम को देखो और देखो कि उसको कितने तरीकों से किया जा सकता है। हमने एक शर्ट देखी और कहा कि ये 2 तरीकों से सी जा सकती है, इसमें से सबसे एफिशिएंट तरीका ढूंढो, वो कौन सा तरीका है, ये वाला है या ये वाला है, पार्ट्स वाला है या फुल उस वाला है। सर पार्ट्स वाला ठीक है, फिर ज्यादा एफिशिएंट पार्ट्स होगा वाला बंदा ज्यादा एफिशिएंट है बेटा, पार्ट्स वाला ज्यादा एफिशिएंट है, चले वो भी होगा। हमने 2-3 तरीकों में से एक सबसे एफिशिएंट तरीका ढूंढना है, तरीका ढूंढ लिया। अब हमारे पास 10 बंदे हैं, इनके अंदर को हमने सूटेबली ट्रेन करना है, पहले सिलेक्ट करना है फिर ट्रेन करना है, ताकि अनपढ़ बंदा ना पहुंच जाए या अनाड़ी बंदा कपड़े सीने ना बैठ जाए तो वो कमीज के साथ कच्चा भी सी दे। ठीक है। ठीक है ना। तो लिहाजा हाँ। सेंस ऑफ वर्क कहती है कि सबसे पहले आप टास्क को कंप्लीट करने का सबसे एफिशिएंट तरीका ढूंढ लो। हमने 2 तरीके टोटल थे, हमने उसमें से एक तरीका निकाला कि ये सबसे एफिशिएंट तरीका है, ठीक हो गया। उसके बाद सेंस हमें कहती है कि आप वर्कर को सिलेक्ट करो और उनको ट्रेन करो। हमने वर्कर को सिलेक्ट किया और उनको ट्रेन किया, कि मतलब उसके अंदर ए था, बी था, सी था, डी था, इनकी ट्रेनिंग की। ए की ट्रेनिंग की कि भैया आपने कॉलर सीने हैं, बी की किया आपने पॉकेट सीनी है, सी की किया आपने स्टिचिंग करनी है, इसकी किया आपने प्रेसिंग करनी है, सबकी ट्रेनिंग करो। अब काम का भी एक एफिशिएंट तरीका मौजूद है, ट्रेड वर्कर भी मौजूद है अपने पास, तो अब क्या करें, अब हमने इन वर्कर को और काम को इकट्ठा कर देना, मतलब वर्कर को काम पे लगा देना। तो अब जो काम का आउटपुट होगा, क्या वहां पे एफिशिएंसी हो जाएगी कि नहीं आएगी? एफिशिएंसी होगी सर, क्यों अब नहीं होगी सर। एफिशिएंसी होगी। फिर सेंस कहती है कि अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो तो आप रिवॉर्ड देना शुरू कर दो, लोगों की स्पीड बढ़ जाएगी, पैसा फेंक तमाशा देख, ऐसा है। यस सर। और फिर सेंस कहती है कि अगर आप चाहते हो कि आपके वर्कर डीमोटिवेट ना हो तो आप सब वर्कर्स के दरमियान काम जो है वो इक्वली डिवाइड करो, ठीक हो गया। तो ये टायलर के 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। अब एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखें, मैं आपको क्यों कहता हूं कि आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ें, उसकी वजह यह होती है कि जो एग्जामिनर है वो पेपर की वर्डिंग जो लेता है वो स्टडी टेक्स्ट से लेता है। अब मैंने आपको बताया कि अगर एग्जामिनर कह देता है कि भैया जी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एक्सप्लेन करें, और आपने याद किए हुए हैं नाम के साथ, तो वो नाम यूज कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा साइंटिफिक थ्योरी क्या है? मैंने आपको बताया कि हर थ्योरी के 1 या 2 नाम हो सकते हैं। या तो वो कह सकता है कि टायलर की थ्योरी को जो आप प्रोड्यूस कर दें,
टायलर ने मैनेजमेंट से रिगार्डिंग कौन सी थ्योरी बताई थी? वो साइंटिफिक का नाम ही यूज नहीं करता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जी अगर सर। वहीं पे कह देता है कि बेटा आप साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हमें बताएं, एक्सप्लेन करें, और आपने नाम के साथ याद किया हुआ है, जी सर ठीक है। तो अब मैं बिल्कुल। आपको एक बात बताऊं कि जो भी हमारे पास बुक्स मौजूद है नोट्स की फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, वहां पे सिंगल हेडिंग यूज हो रही होती है, लेकिन किसी एक टॉपिक की एक हेडिंग नहीं होती। बुक के अंदर उसके लिए अल्टरनेटिवली 2-3 वर्ड यूज होते हैं। ये तो एक बेसिक थ्योरी थी। यहां पे बात करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट लिखें, ठीक है, मौजूद है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है जी प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट प्रोड्यूस करें, तो अब कौन सी थ्योरी है भाई? अब जाहिर ही बात है, जिस शख्स ने नोट्स बनाए हैं, नोट्स वाली किताब लिखी है, उसमें से इसकी एक हेडिंग ही यूज हुई होगी ना, ये वाला वर्ड तो यूज नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनर तो बुक से बना रहा है, बुक में ये वर्ड यूज हो रहा है। अगर एग्जामिनर इसको क्वेश्चन में यूज कर लेता है, तो आपने तो रोला डाल देना है, यार हमारा तो सिलेबस से आउट आ गया क्वेश्चन, आई कैप तो बस करता ही फ्रॉड है, ये तो स्टूडेंट को पास ही नहीं करना चाहता, फेल ही करता है, बच्चों का फ्यूचर ही खराब कर दिया, हम तो जा रहे हैं। जाओगे किधर भाई? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो बेटा आपने अल्टरनेटिव वर्ड्स याद रखने हैं, और इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि स्टडी टेक्स्ट पढ़ें। वो किसी पैराग्राफ में से भी एक पॉइंट निकाल के उसका आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है, और नोट्स में वो पॉइंट नहीं होगा। ठीक हो गया, समझ आई? ओके, टायलर ने क्या कहा? देयर शुड बी अ साइंस ऑफ वर्क बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ वर्क मेथड एंड वर्क टाइम, और सबसे एक अच्छा तरीका ढूंढ लें। पहले पॉइंट में वो कहता है कि आप वर्क जो है साइंस के मुताबिक करें। क्या करें कि आप अपने काम को एनालाइज करके एक सबसे एफिशिएंट तरीका ढूंढ लें। हमने एनालाइज किया काम को कि 2 तरीकों से हो सकता है, और उसके बाद हमने एक एफिशिएंट तरीका निकाल लिया। उसके बाद अच्छा, इसके थोड़े से पॉइंट नोट्स में ऊपर नीचे हो चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ये पहले नंबर पे पॉइंट है, इसको मैं तरतीब रीअरेंज करके आपको दोबारा प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद वो कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, काम का एक एफिशिएंट तरीका निकालना है। दूसरे नंबर पे आपने वर्कर को सिलेक्ट करके उनको ट्रेन करना है। तीसरे नंबर पे आपने क्या कहना है कि वर्कर किधर गया, द साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड ट्रेन्ड वर्कर एंड साइंस ऑफ वर्क शुड बी ब्रॉट टुगेदर। इसका मतलब है कि भाई ये जो वर्कर हमने ट्रेन किए थे, इनको काम पे लगा दो। जब ये लोग ये वाला काम करेंगे तो अ फेयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो, तो आप उनका रिवार्ड लेवल इंट्रोड्यूस कर दो। अगर कहते हो कि वो डीमोटिवेट ना हो, तो उनके दरमियान इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क रखो। तो ये साइंटिफिक थ्योरी थी, उसके 4 पॉइंट थे, मैंने इसको सब पॉइंट में, अब मैं इनको तरतीब में लिख रहा हूं। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा है, और ये छठा पॉइंट। आप इस तरतीब में पढ़ें जिस तरतीब मैंने लिखा है, और देखें कि ये आप तक जो हमने बहस की है क्लियर होती है कि नहीं होती। हाँ जी, नहीं सर, सारे समझ आ गए, कोई डिफिकल्टी नहीं, दूसरों गुड हो से गया। पूछ लो। अच्छा, अब बेटा अगली बात यह है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म। अब एक बात ध्यान में रखें कि जब भी आपसे कोई थ्योरी पूछी जाए स्पेसिफिकली, और उसके साथ क्रिटिसिज्म मौजूद हो, तो आपने वो क्रिटिसिज्म मस्ट लिखना है, वो थ्योरी का पार्ट समझा जाता है। क्रिटिसिज्म से क्या मुराद है? ये क्रिटिसिज्म होगा। से मुराद है हमारे रिश्तेदार, मतलब
कभी खुश नहीं होना, बेहतरीन कीड़े बेहतरीन निकालने हैं। एग्जांपल था। हाँ जी, कीड़े ही निकालने हैं, कभी खुश नहीं होना। तो भैया आखिर उस बंदे ने इतनी मेहनत की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने कीड़े निकाले। उसकी भी फुफो होगी, जाहिर बात है, कोई चाचू मामू होगा। तो उन्होंने कहा कि जी देखो सर। यार, ये सारा काम अभी पुराने तरीकों पे बातें कर रहे हैं कि जनाब जी टाइम को देखो, वर्क को देखो, आज दुनिया एडवांस हो चुकी है, अब तो टाइम मैटर ही नहीं करता, इतना फास्ट हो गया काम। अभी भी वही वर्क, मोशन एंड स्टडी के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई रिपीटेटिव काम, मोनोटोनियस, मतलब एक शख्स बार 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 कॉलर बना बना बोर हो जाएगा। और उसके बाद वो कहता है कि अगर एक शख्स पूरी कमीज बना रहा था, जब उसको कॉलर बनाने दे दिया जाएगा तो बेचारा डीमोटिवेट हो जाएगा कि मैं उस्ताद था, मुझे सारा काम आता था, अब मुझे सिर्फ एक पार्ट पकड़ा दिया है, तो मैं तो डीमोटिवेट हो जाएगा वो तो। और इसी तरह रिपीटेटिव काम करते करते उनकी एफिशिएंसी एट द एंड लूज हो जाएगी। तो रिश्तेदारों ने ये पॉइंट दिए। मुझे इसमें से एक जो है वो ज्यादा काम का वर्क जो पॉइंट लगा वो ये वाला था कि जो टास्क है वो वाकई ही बहुत ज्यादा संभाल हो जाता है, और एक उस्ताद शख्स जो होता है उसके लिए वाकई ये टेंशन होती है कि जहाँ पे वो पूरी कमीज पहले सी लेता था, अब वो सिर्फ एक कॉलर बना रहा है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा डीमोटिवेट जरूर होता है। ठीक है, बाकी वैसे क्रिटिसिज्म है, पढ़ें जरा ये चारों पॉइंट। डन हो गया सर, समझ आ गई। चलें बेटा जी, तो ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक था, इसके ऊपर हमने टाइम लगाया। आगे प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे रट्टे वाले हैं। कल इंशाल्लाह हम ये दोनों थ्योरीज भी करेंगे, और हो सकता है कल हम थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को भी इंशाल्लाह टच करें। तो ये 2-3 लेक्चर और पड़े हैं, ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कवर करके ख़त्म करेंगे, फिर इसकी असाइनमेंट और टेस्ट वगैरह करेंगे, जबकि हम फिर नए चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? कल वाला लेक्चर मस्ट देखना बेटा। मैं क्योंकि आज आप दोनों वो थे स्टूडेंट जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं दिया, तो मैंने पीछे टाइम ज़्यादा वेस्ट किया। हालांकि ये आज पढ़ने की बातें नहीं थी, आगे सिर्फ हमने एक टॉपिक पढ़ा है। तो पोस्ट रिजल्ट बैच में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि हम बार बार चीज़ें रिपीट यस करें और सर। अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक हो गया बेटा? जी 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 चल सर। चल, ठीक अल्लाह हो ताला गया आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में सर। रखे। जी बेटा। सर वो आपने कल बताया था कि लेक्चर में पिछले भी दे दिया करूंगा जो रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, जी जी वो बिल्कुल बेटा। जो रेगुलर बैच चल रहा है। हम्म। सर बस के लेक्चर के साथ ना एक ऑडियो भी सेंड कर दिया करें, ग्रुप में बता दिया करें कि ये वाला लेक्चर आज के लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है लेना, अब ये ले लें। इस तरह का थोड़ा सा गाइड कर दिया करें, क्योंकि वो 2 लेक्चर फिर लेने हैं घंटे घंटे कम से कम, वो भी लेक्चर्स होंगे। ठीक है उसके बेटा। साथ सर बाकी बाकी सब्जेक्ट्स को भी चलाना। तो ठीक है ठीक है, कोई कभी मसला कभार नहीं। ऐसे हम्म। कभी कभार ऐसे होता है कि पोस्ट रिजल्ट बैच का ऐसा लेक्चर होता है कि उसी में सारा कुछ कवर हो जाता होता है, लेक्चर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। तो आपको चलो पता होगा कौन सा टॉपिक कैसा है, तो वो बता दिया करें थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले चैप्टर में जी क्या कहते हैं, रोल वाला एक टॉपिक जो है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, उसका मैं आपको लेक्चर का जी लिंक दे दूंगा, वो आप मस्त देखिएगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वरना बहस ज़्यादा हो जाएगी उस पर। ठीक हो गया? हो गया सर। चल, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।